हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExambi। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारा आज का 15th लेक्चर है कंसेप्ट पढ़ाएंगे सीरीज़ में। तो आज हम देखेंगे ये कंसेप्ट, और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको स्टॉप करके बताना है कि हम किस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। वाई इज़ दिस स्विस सिटी सो फेमस। तो यहाँ पर अगर किसी को ज्योग्राफी पता है तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सी सिटी है और वो दो मेजर रीज़न के वजह से फेमस है। अगर आपको बाकी के भी रीजंस पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा कोई भी नया कंसेप्ट रिलेटेड, नोटिफिकेशन रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेसल सिटी के बारे में। तो ये दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो बेसल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर दी बैंक्स, इसको हम बेसल कन्वेंशन या बेसल एकॉर्ड भी कहते हैं, जहाँ पे बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 आते हैं। और दूसरा एक कन्वेंशन है बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो ये इसके लिए भी फेमस है और इसके लिए भी फेमस है। लेकिन आज जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है इकोनॉमिक एंड बैंकिंग रिलेटेड कंसेप्ट, उसको कहते हैं बेसल एकॉर्ड। तो अब तक 14 कंसेप्ट हो गई है। आज की ये बेसल नॉर्म वाली कंसेप्ट चल रही है, और इसके पहले मैंने जीडीपी जीवे वाला किया था कंसेप्ट अपलोड। कैपिटल एडिक्वेसी भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। उसमें मैंने डिटेल में कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है, उसका ज़रूरत क्यों है, ये भी एक्सप्लेन किया था। तो ये है हमारा बेसल सिटी, जो यहाँ पर है, आपका स्विट्ज़रलैंड में है। जूरिच भी फेमस है। जूरिच किस लिए फेमस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि वाई बेसल। बेसल ही क्यों? द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, दैट इज BIS, इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स, यानी कि जितनी सारी पूरे वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक्स है वो उसको ओन करती है। दैट फॉस्टर्स इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन एंड सर्व्स एज द बैंक फॉर द सेंट्रल बैंक। जैसे RBI बैंकों का बैंक है, वैसे ही BIS सेंट्रल बैंक्स का बैंक है। 1930 में द BIS का ये बिल्डिंग है वॉज एस्टेब्लिश इन 1930 बाय एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बिटवीन जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, उस टाइम पे आपको पता है हम पे किसका राज था? UK का राज था, यानी ब्रिटिश का राज था। अभी क्या हुआ था ना, उस टाइम पे ये एक हर्स्टेट रिस्क करके, जिन्होंने थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हर्स्टेट रिस्क क्या होता है। इसकी वजह से ये जो बेसल का जो कंसेप्ट है ये ओरिजिन हुआ है। इसमें क्या हुआ था हम देखते हैं। हर्स्टेट रिस्क, also known as a settlement risk or cross currency settlement risk, is the risk associated with the settlement of foreign exchange transaction due to difference in time zone। तो एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता है आपको पता है, जैसे आपने यहाँ से पैसा दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र किया है, लेकिन आपको पता है कि टाइमिंग के वजह से डिफरेंस हो सकता है। अगर आप देखेंगे यूएस में अभी अलग टाइम होगा, वहाँ पे बैंक बंद हो सकते हैं। तो ये टाइम डिफरेंस के वजह से वो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली हुआ नहीं और बाद में सेटलमेंट में प्रॉब्लम आया, और फिर ये काफ़ी बड़ा एक बैंक था, उसको प्रॉब्लम हो गया। द प्राइवेटली ओन्ड बैंक इन द जर्मन सिटी ऑफ द कलोन। ठीक है, ये कलोन में है। आई थिंक मैं यहाँ पे 2017-18 में गया होगा, मुझे याद है ये सिटी में गया था मैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर उनको लगा कि ये टाइमिंग डिफरेंस है, टाइम जोन की वजह से डिफरेंस है, इसकी वजह से रिस्क हो सकता है सेटलमेंट का। जैसे देखो, कभी भी ट्रांजैक्शन होता है ना, मैंने किसी A पर्सन ने B को पैसा देना इमीडिएटली तो मिल जाता है, लेकिन बीच में कुछ टाइम गैप होता है, किस वजह से, तो उनका इंटेंशन बदल सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और आगे जाके सेटलमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से जो रिस्क आता है उसको कहते हैं हर्स्टेट रिस्क या सेटलमेंट रिस्क भी इसको कहते हैं। ये थोड़ा सा डीप लेवल का है। देखो, बेसल एकॉर्ड है, आप कहीं भी पढ़ेंगे ना तो 5 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन मैं इसका आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये कंसेप्ट कैसे ओरिजिनेट हुआ था। फिर एक BCBS करके है। BCBS नाम आप काफ़ी सुनोगे जब आप फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द फेल्यूर ऑफ हर्स्टेट बैंक, और ये इतना बड़ा ट्रांजैक्शन था ना कि ये जो बैंक था वही पूरा फेल हो गया।
लेड टू द क्रिएशन ऑफ द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये भी एग्जाम में आता है कि इसका ईयर क्या है, BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, अ कमिटी composed of representatives from the central banks and regulatory authorities to help find ways to avoid such risk in the future। यानी कि इस टाइप की रिस्क, देखो कोई भी जो नया डेवलपमेंट होता है या नया हम क्या कहते हैं उसको रिफॉर्म होता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक रिस्क होता है या कोई ना कोई बड़ी इवेंट होती है, बड़ी लॉस मेकिंग इवेंट होती है, उसकी वजह से ऐसे नॉर्म्स हमें बनाने पड़ते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, एक निक लेसन करके है, टाइम में इनका फ्रंट पेज पे फोटो आया था, ये बियरिंग्स बैंक के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ था, इन February 1995 वन मैन सिंगल हैंडेडली बैंकरप्टेड द बैंक फाउंडेड इन 1767। ठीक है, 1767 में बियरिंग्स बैंक था, ये इनके वजह से पूरा फेल हो गया। मतलब जो आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज में फ्रंट ऑफिस होता है, मिड ऑफिस होता है ना, उसमें आपको एक मेंटेन करना होता है कि एक ही पर्सन नहीं करे, उसको कहते हैं हम क्रॉस चेक होना होता है। तो यहाँ पे नहीं था, एक ही पर्सन पूरे डेरिवेटिव्स के डील करते जा रहा था, उसकी वजह से ये बैंक फेल हो गया। उसके वजह से आगे जाके और रिफॉर्म्स हुए। बियरिंग्स बैंक वॉज ब्रिटेन्स ओल्डेस्ट मर्चेंट बैंक एंड क्वीन एलिजाबेथ पर्सनल बैंक। इन 1996 BCBS इंट्रोड्यूस दी मार्केट रिस्क। यानी कि ये जो इवेंट था, इसकी वजह से फिर मार्केट रिस्क का कंसेप्ट आया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये हम जो कहते हैं ना कि जो रेगुलेशंस है वो स्ट्रिक्ट हो गए, किसी एक के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रंट ऑफिस होना चाहिए, मिड ऑफिस होना चाहिए, बैक ऑफिस होना चाहिए। उसकी वजह से वहां पर क्रॉस चेक होगा और कोई एक पर्सन पूरा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। फिर बेसल 3 आते हैं 2008 में। ये तो सबको पता होगा, लेमन ब्रदर्स भी बहुत बड़ा बैंक था और ये भी फेल हो गया। इसके बाद फिर बेसल 3 का ओरिजिनेट हुआ। फिर इंडिया के बारे में अगर हम थोड़ा सा डेवलपमेंट देखते हैं, तो जो फर्स्ट नरसीएम कमेटी थी, उनका जो रिपोर्ट था, रिकमेंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कहते हैं या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। सिस्टम फॉर द बैंक्स इन इंडिया सिंस अप्रैल 1990। नरसिम्हा कमेटी 1 है, ये पूरा इसका रिपोर्ट है, काफ़ी बड़ा रिपोर्ट है। अगर किसी को उतने लेवल का इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपको नरसिम्हा कमेटी 1 उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कौन सी ईयर में किया, ये भी अगर पता होगा आपका तो भी एग्जाम पर्पस के लिए मोर देन सफिशिएंट। अभी देखो ये जो रेशोज है ना, मैंने पिछले मेरे वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। कॉमन मिनिमम कॉमन टियर इक्विटी रेशो क्या है, उसके बाद कैपिटल कन्वर्जन बफर क्या है, ये जो है ना, ये सारी कंसेप्ट हम आगे जैसे कंसेप्ट आएंगे देखेंगे। अदरवाइज क्या होगा, एक ही कंसेप्ट में हम काफ़ी सारी कंसेप्ट देखेंगे। अभी ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये सारा हम आगे जाके डीप में एक एक कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो टोटल जो मिनिमम है 8% होना चाहिए। एडिशनल टियर 1 क्या है, फिर टोटल मिनिमम टियर 1 कैपिटल रेशो 7% होना चाहिए। टियर 2 कैपिटल 2% होना चाहिए। टोटल मिनिमम टोटल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है आरबीआई के हिसाब से वो 9% होना चाहिए। और ये जो है हमारा 2%, 9% प्लस ये 2.5% करेंगे तो 11.5% आएगा। इसमें जो जो रेशो दिए हैं, जिनको थोड़ा सा हायर लेवल का पढ़ाई करना है, मतलब बैंक में ही, जैसे आप IBPS PO का मेंस देंगे, SBI PO का मेंस देंगे, उसमें जो जी आएगा उसमें इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको थोड़ा हायर लेवल का पढ़ाई करना है, आपका जो सिलेक्शन है वो और सिक्योर करना है, या जो टॉप लेवल की एग्जाम से आरबीआई नाबार्ड से भी IRDA वहां पर अगर जाना है तो थोड़ा सा हाई लेवल का हमें करना पड़ेगा। इसमें देखो बहुत सारी ना, कभी भी आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें और 1000 कंसेप्ट आ जाती है, तो इसलिए हम एक टाइम में एक ही कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम कैपिटल एडिक्वेसी पे फोकस किया, इस पे हम बेसल के बारे में देख रहे। तो आपको इसमें कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट और डिटेल में चाहिए तो आप बता दीजिए, हमारा टोटल एम है 100 कंसेप्ट आपको पढ़ाना है और अच्छे तरीके से सिखाना। तो आपको जो जो लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, हम उस पर और वीडियो बनाएंगे। कैपिटल, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कैपिटल भी एक्सप्लेन किया था। CET1 क्या होता है, ये किस लिए है, कंसिस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेफ्टी रिजर्व। 81 में क्या होता है, आप बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है कि ये बैंक ने 81 बॉन्ड्स इशू किए, ठीक है, एडिशनल टियर 1 कहते हैं इसको। यूज फॉर द लॉस एब्जॉर्प्शन विदाउट इम्पैक्टिंग बैंक्स ऑपरेशन, यानी कि बैंक का ऑपरेशन को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। 82 बॉन्ड्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। यूज फॉर द लॉस एब्जॉर्प्शन इन केस बैंक क्लोजेस डाउन कंप्लीटली, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए इस टाइप का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो यूज होता है। आरबीआई का मिनिमम जो है
9% है, ठीक है। और ये दोनों मिला के हम CR बोल रहे हैं मिनिमम, वैसा तो बेसल जो कमेटी है उसके तरफ से जो नॉर्म है वो 8% है और RBI के तरफ से जो नॉर्म है वो 9% है। हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि टीयर 1 में क्या आता है। ये मैं तो आपको ब्रॉड में बता रहा हूँ यहाँ पर, बाद में हम इसको और डीप में देखने वाले हैं। टीयर 1 कैपिटल में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनली शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज रिजर्व्स, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल एज इट फुल्ली अवेलेबल टू कवर दी लॉसेस, मतलब कुछ लॉस होता है बैंक को तो इसमें से हम सारा का सारा यूज कर सकते हैं। बाकी जो रिजर्व्स होते हैं या कैपिटल होता है वो हम यूज नहीं कर सकते। पहले हमें पब्लिक का जो पैसा है या जिससे हमने लोन लिया है वो देना पड़ता है, देन बाद में जो लॉसेस है वो कवर कर सकते हैं इससे। टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या आता है, पेड अप कैपिटल है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है, डिस्क्लोज फ्री रिजर्व्स है, PNCPS है, ये हम बाद में देखने वाले डिटेल में। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता चलेगा ये क्या है। IPDI क्या है, इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। अदरवाइज क्या होगा, मैं ये नहीं बताऊंगा ना कंपोनेंट, फिर लोग कहेंगे सर कैपिटल टीयर 1 में क्या आता है। अगर हमको इसको बाद में डीप में देखना है तो हम आगे उसके वीडियो बनाएंगे। कैपिटल रिजर्व है, सेल ऑफ एसेट्स, ये सारे जो कंपोनेंट्स है टीयर 1 के होते। टीयर 2 में क्या आता है, अनडिस्क्लोज रिजर्व्स है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, यानी कि हम कोई भी प्रॉपर्टी रीवैल्यूएट करते हैं, यानी बिल्डिंग है तो उसका रीवैल्यूएशन करने के बाद जो अमाउंट आता है वो यहाँ पे आता है। जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व है, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, सबऑर्डिनेटेड डेट है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट्स है। देखो एक तो मेन क्या है, बेसल अकाउंट क्या है आपको पता चलेगा। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना हाई लेवल का भी पढ़ा रहा हूँ। देखो हाई लेवल का पढ़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार सुन लीजिए। अगर आपको 50-60% भी समझ में आता है तो आपको एग्जाम में इसका काफ़ी फायदा होगा। टीयर 2 कैपिटल में हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, देखो एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है RBI के इसमें सेबी में कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड एज अ हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। हाइब्रिड का मतलब होता है इनका नेचर जो है इक्विटी प्लस डेट जैसे होता है। अगर आपको कुछ एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये इसका आप से फुल फॉर्म जान लीजिए, आपको फायदा होगा। अभी बेसल 1 बेसल 2 में यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि मिनिमम क्या है, ये बस आप देख लीजिए। सबसे मेन ये है कि कब से चालू हुआ, ये इंडिया में 93 से और ये इंडिया में 2008 से चालू हुआ है, ठीक है। बेसल 1 बेसल 2 ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम बेसल देख रहे हैं इसलिए हमें बेसिक डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इसका PDF आपको मिलेगा, जिनको थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करना है इसका डाउनलोड करके इसका अच्छी तरीके से समझिए। ये आगे कंटिन्यू किया हमने, इसमें क्या क्या पिलर्स थे, यहाँ पे 2 पिलर थे, यहाँ पे 3 पिलर थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसल 1 में क्रेडिट रिस्क था, मार्केट रिस्क था, यहाँ पर फिर बाद में ऑपरेशनल रिस्क भी इंक्लूड किया है। कैपिटल एडिक्वेसी का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था। टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल एंड रिस्क वेटेड एसेट। अब ये रिस्क वेट क्या होता है ना, जैसे देखो अगर आपके पास कैश है, ठीक है, कैश में तो कोई रिस्क नहीं है इसलिए इसको 0% कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, जनरली RBI एक परसेंटेज उसको बताता है कि ये जो है ना इसका रिस्क मान लीजिए 100 करोड़ का एसेट है तो 50%, यानी कि आप कैलकुलेशन के लिए उसको 50 करोड़ पकड़ लीजिए, ठीक है। ये है 100 का 100 पकड़ना पड़ेगा। कुछ इससे ज़्यादा वाले भी होते हैं, जैसे 100 है लेकिन पकड़ते समय उसको 125 पकड़ेंगे क्योंकि वो रिस्की है। अभी बेसल 2 के पिलर्स कौन कौन से हैं आपको एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। पिलर 1 क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। पिलर 2 क्या है, सुपरवाइजरी रिव्यू। पिलर 3 है मार्केट डिसिप्लिन। ये भी अगर आपने याद रखा तो भी चलेगा, इसलिए ये वीडियो है सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बेसिक भी पढ़ना है और थोड़ा सा एडवांस लेवल भी। बेसल 3, अभी बेसल 3 के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बेसल 3 अकॉर्ड इज अ सेट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। देखो क्या है ना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बेसल 3 अकॉर्ड क्या है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म दैट वाज डेवलप्ड बाय द BCBS, यानी कि बैंकिंग कमिटी ऑन बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन with the aim of strengthening regulation, supervision and risk management within the banking industry. Due to the impact of 2008 global financial crisis on banks, Basel III was introduced to improve the bank's ability to handle shocks from the financial stress and to strengthen their transparency and disclosure. ये आपको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ना है, एग्जाम में आ सकता है। बेसल 3 के बारे में ये सारे जो रेशोज हमने पहले देखे थे, अगर आपको कोई पूछता है मिनिमम कितना चाहिए तो 9% है और ये मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट
प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये है 11.5%। द रेशियोज आर फॉर SCBs यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। दीज आर विथ रेफरेंस टू रिस्क वेटेड एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, जो हमने बेसल 3 में देखा था। और ये बेसल 2 एंड बेसल 3 के डिफरेंसेस हैं। और ये जो सारे 15 कंसेप्ट्स है आपको क्या करना है, अगर आपने देखे हैं और अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो आपको पूरा इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एग्जाम पास में आएंगी तो आप रिवीजन कैसे करेंगे। इसीलिए अगर आपने ये देखे नहीं है तो फिर से जाके देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। जब आप 100 कंसेप्ट देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे खुद के, आपके पास एक 100 पेज का बहुत ही हाई क्वालिटी नोट्स रहेगा और इसके बेसिस पे आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे जो सारे कोर्सेस है उसमें हमने कंटेंट इस तरीके से बनाया कि आपका जो प्रिपरेशन है वो 50% फास्टर हो जाए। अब तक हमने 15 कंसेप्ट बनाए हैं और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसमें से हम कुछ सेलेक्ट करेंगे और जितना पॉसिबल होता है हमें यहाँ पे 100 का टारगेट कंप्लीट करना है और वो सारे कंसेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपका जो सिलेक्शन है अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए और आपका यहाँ पर पूरा करियर बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।